हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, उपभोक्ता संतुलन की, विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। उपभोक्ता संतुलन का मतलब होता है वो स्थिति जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, और अगर जब वो ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है तो उसको प्राप्त करने के बाद वो अपनी इनकम को खर्च करने के इस ढंग में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। कि या फिर हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन वो सिचुएशन है जब एक कंज्यूमर अपना जो प्रेजेंट बिहेवियर है, वर्तमान व्यवहार है उसको वो वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है और उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। नेक्स्ट हम इनकी अजम्पशंस की बात कर लेते हैं इस थ्योरी की। फर्स्ट है रैशनल कंज्यूमर, विचारवान उपभोक्ता। उपभोक्ता को विचारवान माना गया है। विचारवान उपभोक्ता वो होता है जो अपनी सीमित आय को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता हो। नेक्स्ट अजम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी, गणनावाचक उपयोगिता, कि हर वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से मापा जा सकता है। थर्ड अजम्पशन है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, स्वतंत्र उपयोगिता। तीसरा हम ये मान रहे हैं कि एक उपभोक्ता को एक वस्तु को उपयोग करने से जो उपयोगिता मिलती है वो उसी वस्तु की मात्रा पे ही निर्भर है, उस पर दूसरी वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इट मीन्स एक वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी और दूसरी वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। मुद्रा को उपयोगिता को मापने का पैमाना माना गया है और जिस तरह से दूसरे पैमानों का मूल्य स्थिर रहता है उसी तरह हम ये मान रहे हैं कि मुद्रा की एक इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो स्थिर रहती है। नेक्स्ट है स्थिर आय और कीमत, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। उपभोक्ता की इनकम को और वस्तुओं की कीमतों को भी स्थिर माना गया है। टेस्ट आर कांस्टेंट, रुचियाँ भी स्थिर हैं। टेस्ट मतलब रुचियाँ में हम जैसे ले लेते हैं कि फैशन, जलवायु, आदतों, इनके कारण जो है कंजम्पशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ये स्थिर रहती हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। उपभोक्ता को इस बात का पूरा ज्ञान है कि उसको अपनी इनकम को किस किस तरीके से खर्च करना है और इस तरह से खर्च करने से उसको कितनी उपयोगिता मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण करना है अब हम उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण दो तरह के सिचुएशन में करेंगे। फर्स्ट है अ सिंगल कमोडिटी विद वन यूज़, एक ही वस्तु जिसका केवल एक ही प्रयोग किया जाए, और दूसरा पॉइंट है सेवरल कमोडिटीज़, विभिन्न वस्तुएं। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम सिंगल कमोडिटी विद वन यूज़। अब हम एक ऐसे कंज्यूमर की बात करेंगे इसमें जो एक वस्तु खरीदता है और इसका एक ही प्रयोग है। मान लीजिए अब एक कंज्यूमर वस्तु खरीदता है, अब हमने ये देखना है कि वो वस्तु की कितनी मात्रा खरीदे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इसलिए उसके द्वारा जो खरीदी जाने वाली कमोडिटी की मात्रा है उस पर दो चीज़ों का प्रभाव पड़ता है बेसिकली। एक होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी कि उस वस्तु की कीमत क्या है, और दूसरा है उस वस्तु की हर सक्सेसिव यूनिट से उसको कितनी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वस्तु खरीदेंगे तो हमें प्राइस के रूप में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और वस्तु का हम प्रयोग करते हैं तो हमें उपयोगिता मिलती है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा ऐसे कंज्यूमर का कि वो कितनी मात्रा खरीदे उस कमोडिटी की, तो वो उस वस्तु की प्राइस और उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को आपस में कंपेयर करता है, और एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में माना जाएगा जब वो उस वस्तु की इतनी मात्रा का प्रयोग करता है जिस पर कि उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु के लिए चुकाई जाने वाली जो कीमत है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको यूटिल्स में एक्सप्रेस किया जाता है और जो प्राइस है उसको इन टर्म ऑफ मनी एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए दो जो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, डिफरेंट अगर मेजरमेंट हैं तो हम उनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, इन दोनों को हम अच्छे से तभी कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों जब
दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं वो दोनों सेम यूनिट्स में हों। इसलिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स को इन टर्म ऑफ मनी एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी कैसे निकलेगी, उसके लिए हमने क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें यूटिल्स की फॉर्म में मिल रही है उसके डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, जो अभी हमने जिसको कांस्टेंट लिया था कि 1 रुपये से मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, उससे डिवाइड कर देंगे तो वो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी आ जाएगी। तो उसके बेस पे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हुई, एक उपभोक्ता इतनी मात्रा खरीदेगा या संतुलन की अवस्था में वो इतनी मात्रा खरीद रहा है कि जब उस वस्तु से मिलने वाले मार्जिनल यूटिलिटी और उस वस्तु के लिए चुकाई जाने वाली कीमत दोनों आपस में बराबर हो जाएं। इसे हम एक टेबल से समझ लेते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी हमने ली फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद प्राइस ऑफ एक्स है कि वस्तु की 10-10 रुपये कीमत है, प्राइस फिक्स। उस वस्तु के उपयोग से जो यूटिलिटी मिल रही है, जैसे जैसे जो वस्तु की मात्रा बढ़ती जा रही है मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, फिर वो ज़ीरो हुई, वो नेगेटिव हुई। अब हमने क्या करना है अगले कॉलम में, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, हम मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म ऑफ मनी निकाल लेते हैं। और वो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था कि मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स जो थी उसको हमने जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी जो था उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो वो 1 रुपये से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, एक यूटिल से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 1 रुपी के बराबर है, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया 20/1। इसी तरह से अगले कॉलम में भी निकाल लेंगे 16/1 16। तो इस तरह से ये मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी निकल आया है। उसके बाद हमने इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे हम MUX और PX का। जैसे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की हमें मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है और प्राइस हमें कम पे करनी पड़ रही है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन है प्राइस ऑफ एक्स से, इसलिए कंज्यूमर क्या है, कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। सेकंड थर्ड, जब थर्ड जो कमोडिटी जो यूनिट यूज़ करता है वो एक्स कमोडिटी की थर्ड यूनिट यूज़ कर रहा है, तब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल हैं। तो ये सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की होगी। इसके बाद भी अगर वो कंज्यूमर मान लो चौथी यूनिट भी यूज़ कर रहा है तो उसमें क्या होगा, हमें उस कंज्यूमर को यूटिलिटी जो मिल रही है वो 4 है और जो प्राइस के रूप में वो सेक्रीफाइस कर रहा है वो 10 रुपीज़ है। इट मीन्स नेगेटिव है, हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इस केस में लेस देन है, तो इसलिए कंज्यूमर कंजम्पशन को डिक्रीज करना पसंद करेगा। ठीक है, तो इसलिए जब यूनिट 3 वो एक्स की जो एक्स कमोडिटी की थर्ड यूनिट कंज्यूम करता है तो उस सिचुएशन में मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस है वो दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। वो उपभोक्ता वस्तु की 3 मात्रा या 3 क्वांटिटी यूज़ करना पसंद करेगा। इसी टेबल को हम डायग्राम में देख लेते हैं। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स लिया है, वाई एक्सिस पे मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस दोनों को लिया गया है। मान लीजिए मार्जिन यूटिलिटी 20 रुपीज़ है तो हमने प्राइस 20 रुपीज़ है तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि हर कमोडिटी के लिए वो प्राइस 20 है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो प्राइस लाइन को शो कर रही है। जैसे जैसे कमोडिटी की मात्रा बढ़ाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ई पॉइंट पे MU और प्राइस दोनों बराबर हैं, तो इट मीन्स कमोडिटी जब एक्स की हम 4 क्वांटिटी खरीद रहे हैं तब क्या है, मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस दोनों 20 के इक्वल हैं, इसलिए कंज्यूमर ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा। 4 जो वस्तु की 4 यूनिट है, 4 से कम कंजम्पशन करता है तो MU ज़्यादा है प्राइस से, इसलिए वो कंजम्पशन बढ़ाएगा। 4 से अगर ज़्यादा मात्रा बढ़ाता है वो, उस केस में यूटिलिटी कम है प्राइस ज़्यादा है, इसलिए वो कंजम्पशन को बढ़ाना पसंद नहीं करेगा, कंजम्पशन को डिक्रीज़ करेगा, इसलिए वो दोबारा ई बिंदु पर संतुलन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये था एक ऐसे कंज्यूमर की सिचुएशन हमने देखी जब वो एक वस्तु पर अपना पैसा खर्च करता है तो वो इस जो संतुलन की शर्त को पूरा करेगा कि जब उस वस्तु से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उस वस्तु के लिए चुकाई जाने वाली कीमत दोनों आपस में बराबर हैं, तो उस सिचुएशन तक या वहाँ तक ही वो उस जो कमोडिटी है उसकी मात्रा का यूज़ करेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो इस सिचुएशन में वो संतुलन में होगा और इसमें वो चेंज करना पसंद नहीं करेगा।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेवरल कमोडिटीज़। इट मीन्स अब हम एक ऐसे उपभोक्ता की बात करेंगे जो अपनी निश्चित आय को एक से अधिक वस्तुओं पर खर्च करता है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना चाहता है। या हम एक ऐसे कंज्यूमर की बात करेंगे कि जो विभिन्न वस्तुओं पर अपनी आय खर्च करता है, और हम देखेंगे कि वो किस सिचुएशन में संतुलन में होगा या उपभोक्ता संतुलन के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। तो जब एक उपभोक्ता अपनी एक निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है, एक से अधिक वस्तुओं पर खर्च करता है, तो वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट गुड्स से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं का कंपैरिजन करता है, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करता है। वह मुद्रा की इकाई को उस वस्तु पर खर्च करेगा जो बदले में उसे ज़्यादा सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है। ठीक है, इट मीन्स वो मुद्रा की प्रत्येक इकाई के बदले में विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली जो भी उपयोगिता मिलती है उनकी आपस में तुलना करेगा और अपने पैसे को या अपनी मनी को उस वस्तु पर व्यय करेगा जिससे उसे अधिकतम सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही होगी। लेकिन क्या होता है कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी लागू होता है, तो उसके कारण जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता गिरने लग जाती है। तो वो क्या करता है, किसी दूसरी वस्तु से मुद्रा की एक इकाई के बदले में जो उपयोगिता मिलती है वो उससे कम हो सकती है। ठीक है, इसलिए उपभोक्ता अब पहली वस्तु की बजाय दूसरी वस्तु पर मुद्रा की इकाई खर्च करेगा। तो इस तरह से कंज्यूमर लगातार कम उपयोगिता देने वाली वस्तु को हटाकर, उससे हटकर मुद्रा की इकाई को अधिक सीमांत उपयोगिता देने वाली वस्तु पर व्यय करेगा। तो इस तरह से कंज्यूमर विभिन्न वस्तुओं के बीच एडजस्टमेंट या समायोजन करता रहेगा और अंत में एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहाँ पर प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस सिचुएशन को ही उपभोक्ता संतुलन कहा जाएगा। इट मीन्स यहाँ हमने, जब हम सेवरल कमोडिटीज़ वाले केस की बात करते हैं तो हमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ही ये कहता है कि जब कंज्यूमर डिफरेंट गुड्स पर पैसा खर्च करता है तो उसको अपना पैसा इस तरह से खर्च करना चाहिए कि खर्च की जाने वाली जो अंतिम मुद्रा की इकाई है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं आपस में बराबर हो जाएं। तो यही शर्त हम इस सिचुएशन में पूरी करवाएंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसे हम टेबल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए उपभोक्ता के पास 5 रुपये हैं और वो अपने पैसे को दो वस्तुओं X और Y नाम की वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है और हर वस्तु की कीमत 1 रुपया है सपोज़। तो हमने 2 कॉलम बना लिए, यूनिट के बाद यूनिट्स लिख दी वस्तु की, फर्स्ट सेकंड 5 रुपये है तो मान लो 1 रुपये कीमत है तो 5 इकाइयाँ ही आएंगी। ठीक है, तो किसकी कितनी मात्रा खरीदनी ये भी हमने देखना है। हमने सेकंड कॉलम में लिया X वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, तीसरे कॉलम में लिया Y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता इन यूटिल्स। ठीक है, तो जैसे पहली इकाई जो यूज़ की X वस्तु पे अगर पैसा खर्च करता है तो 20 यूटिल उपयोगिता मिलती है। इसी तरह से जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ा रहा है उपयोगिता घट रही है। दूसरी वस्तु पर पहला पैसा खर्च करता है, पहला रुपया, तो 16 यूटिल उपयोगिता मिलती है। तो इस तरह से वो कंपैरिजन करता रहेगा। तो इसलिए वो अपने रुपये की पहली इकाई पहली वस्तु पर, फिर दूसरी पे, दूसरा रुपया दूसरी वस्तु पे, तीसरा रुपया पहली वस्तु पे उसकी 2 इकाइयाँ खरीदेगा। तो इस तरह से कंपैरिजन किया तो अंत में उसने देखा कि जब वो 3 इकाइयाँ X वस्तु की खरीदता है और 2 इकाइयाँ Y वस्तु की खरीदता है तो इस तरह से पैसा खर्च करने पे ही जो अंतिम रुपया, जो उसने पहली वस्तु पे अंतिम रुपया खर्च किया तीसरा, और जो Y वस्तु है उस पर जो अंतिम रुपया खर्च किया दूसरा, तो इस तरह से ये अंतिम रुपया खर्च करने से मिलने वाली उपयोगिता इस सिचुएशन में बराबर हो रही है। जब 12 है, देखो 12 जब उपयोगिता मिल रही है, इट मीन्स 3 रुपये X वस्तु पे खर्च करने से और 2 रुपये Y एक्सिस पे खर्च करने से दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं आपस में बराबर हो रही हैं। तो इस तरह से उपभोक्ता अपनी 3 इकाइयाँ X वस्तु की खरीदेगा और 2 इकाइयाँ Y वस्तु की खरीदेगा, तब वो संतुलन में होगा। इसे हम डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमने X एक्सिस तो 1 ले लिया और Y एक्सिस हमने 2 ले लिए। दोनों Y एक्सिस पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाया है
एक एक्स वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी हम एक एक्सिस पे ले ली और दूसरे एक्सिस पे हमने वाई वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी ले ली। तो इस तरह से जो दोनों कमोडिटी, जो भी हमने एग्जांपल लिया, दोनों कमोडिटी से मिलने वाली एमयू को ड्रॉ किया। अगर हम एक्सिस इस तरीके से लेते हैं तो दोनों के जो एमयू कर्व हैं वो एक दूसरे को ई बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ई बिंदु क्या शो कर रहा है कि एक्स वस्तु की 3 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 2 इकाइयाँ खरीदता है वो, और जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या है, अंतिम इकाई से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, 8 है। तो इस तरह से ई बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होगा जहाँ दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की, कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की क्या आलोचनाएं हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव नहीं है। जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है ये मानता है कि यूटिलिटी या उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से मापा जा सकता है, लेकिन इस तरह से यूटिलिटी को मापना संभव नहीं है। हम सिर्फ किसी भी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के संदर्भ में सिर्फ हम रैंक या क्रम दे सकते हैं कि हमें ये वस्तु पहली वस्तु की तुलना में ज़्यादा अच्छी लगी या ये कम अच्छी लगी। हम प्रेफरेंस जाहिर कर सकते हैं, लेकिन हम किसी वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी को नंबर्स में या गणनावाचक संख्याओं में माप नहीं सकते। नेक्स्ट है एवरी कमोडिटी इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट कमोडिटी। प्रत्येक वस्तु एक स्वतंत्र वस्तु नहीं है। ये एनालिसिस क्या मानता है, हमने मान्यता ली थी, ये एनालिसिस ये मानता है कि हर वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता स्वतंत्र है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में क्या है, प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता पर अन्य वस्तुओं से मिलने वाली संतुष्टि का भी प्रभाव पड़ता है। कोई वस्तु स्वतंत्र वस्तु नहीं होती। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशंस, कि सीमांत उपयोगिता का अनुमान सभी अवस्थाओं में नहीं लगाया जा सकता। अब ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है ये सारा यूटिलिटी या एमयू पे बेस है, सीमांत उपयोगिता की धारणा पर आधारित है, और सीमांत उपयोगिता का अनुमान हम केवल उन्हीं वस्तुओं का लगा सकते हैं, उन्हीं वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जो डिविजिबल होती हैं, विभाज्य होती हैं। लेकिन जैसे टेलीविज़न, फ्रिज, जैसे एसी, इस तरह की चीज़ें जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, इन वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता का हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो जब अनुमान नहीं लगेगा तो हम कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। इस विश्लेषण की ये मान्यता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता या यूटिलिटीज सेम नहीं रहती, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, और मुद्रा की मात्रा कम हो जाए तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं रहती। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नॉट सेपरेटेड। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग नहीं किया गया। जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसमें कीमत प्रभाव को, प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में नहीं बांटा गया है। इससे हमें ये नहीं पता लगता इस एनालिसिस से कि कीमत में परिवर्तन आने से जो कीमत में चेंज आने के कारण मांग में होने वाला जो परिवर्तन है उसमें से कितना प्रभाव इनकम में चेंज आने के कारण आ रहा है और कितना प्रभाव किसी भी महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करने के कारण आ रहा है। इट मीन्स ये एनालिसिस प्राइस इफेक्ट को इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में सेपरेटेड नहीं करता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज अ कंप्यूटर। उपभोक्ता को कंप्यूटर माना जाता है। ये विश्लेषण क्या मानता है कि उपभोक्ता कंप्यूटर है जो हर समय हर वक्त अपना पैसा खर्च करते समय ये इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि उसको किसी वस्तु से कितना लाभ मिल रहा है, कितनी उसको उपयोगिता मिल रही है, कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। इट मीन्स वो कंपैरिजन करता रहता है। लेकिन एक्चुअल जीवन में, एक्चुअल लाइफ में कोई भी व्यक्ति या कंज्यूमर इतना हिसाबी किताबी नहीं होता कि वो इस तरह से कैलकुलेशन करके अपना पैसा खर्च करे। नेक्स्ट है यूटिलिटी एनालिसिस ब्रेक डाउन इन अ प्लान्ड इकोनॉमी। जो उपयोगिता विश्लेषण है वो इस मान्यता पर आधारित है कि जो उपभोक्ता है उसकी रुचियाँ स्थिर रहती हैं, इनकम स्थिर है, प्राइजेस कांस्टेंट है।
ये केवल शॉर्ट रन में ही पॉसिबल होता है, लॉन्ग रन में रुचियों में भी चेंज आ जाता है, इनकम में भी चेंज आ जाता है। और एक जो प्लान्ड इकॉनमी होती है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है, वो जो दीर्घकालीन योजनाएं इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं वो अपनी योजनाएं, कि दीर्घकाल में रुचियों में परिवर्तन आ जाएगा और उसके कारण मांग में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो इस तरह से उपयोगिता विश्लेषण इस रियलिटी को या इस वास्तविकता को समझाने में असमर्थ रहा है, ये योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में लागू नहीं होता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यद्यपि ये यूटिलिटी एनालिसिस उपयोगिता विश्लेषण बहुत सारी अवास्तविक और अव्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है, परंतु उपभोक्ता संतुलन निर्धारण का सबसे पहला सिद्धांत था ये, और इस सिद्धांत की आलोचना के बाद ही तटस्थता वक्र विश्लेषण और जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो उसका इजाद हुआ, उसका प्रतिपादन किया गया। इसलिए उपभोक्ता संतुलन के संदर्भ में इस विश्लेषण का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है भी और बना भी रहेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।